नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। और इस क्लास में हम जायसी को देख रहे थे। जायसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में जायसी एवं पद्मावत के संबंध में आलोचकों के कथन अभी रहते हैं, तो आज हम इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जायसी एवं पद्मावत के संबंध में आलोचकों के मत या कथन। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका लिए हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी सूफी साधना के मार्ग में उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, और यह भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन और मोस्ट है। अगला कथन है यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन है और मोस्ट है। यह भी मोस्ट है और यह भी मोस्ट है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन है पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है बड़े सुंदर संकेत किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है और वेरी मोस्ट है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। जायसी के संबंध में जितने भी कथन। अगला कथन है कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोक्ष सत्ता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। और यह कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और इनके सारे ही कथन जो हैं वो मोस्ट हैं। वर्णन विस्तार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से भी पद्मावत एक अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह एवं रत्नसेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की जैसी व्यंजना इसमें हुई है वह अद्भुत है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह कथन है। अब बढ़ते हैं आगे। 9वां कथन है जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है। पद्मावत जीवन प्रेम है, अनेक परिस्थितियों में उसे अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। सौंदर्य में, संयोग में, वियोग में, सामाजिक दायित्व में और मृत्यु में भी। वह प्रेम जाति मठ मजार से परे है, किंतु वह है इस लोक में। पारस्परिक प्रतिबंधों में, जातीय संस्कारों में, घरेलू जीवन में जायसी इन्हीं के भीतर चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जायसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का पूरे आदर और आत्मीयता से उल्लेख हुआ है। हिंदू तुर्क दुआ रन गाजे और आत्मीयता कहीं कुछ अधिक है तो चित्तौड़ के साथ न कि दिल्ली के। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नागमती के इस विरह वर्णन में जायसी ने यद्यपि कहीं कहीं ऊहात्मक पद्धति का सहारा लिया है, फिर भी उसमें गांभीर्य बना हुआ है। बिहारी की तरह व्यंजना की भांति उसमें उछल कूद और मजाक नहीं है। जायसी की अत्युक्तियां बात की
करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। फारसी की काव्य शैली से प्रभावित होने के कारण जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं विभत्स भी हो उठा है, परंतु जहां कवि ने भारतीय पद्धति का अनुसरण किया वहां कोई अरुचिकारी विभत्स दृश्य न आने पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13वां कथन है, नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उसने 2 प्रयुक्तियां अपनाई हैं, नागमती और पक्षियों का संवाद तथा 12 मासा। ये दोनों प्रयुक्तियां पारंपरिक हैं, पर जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह। संयोग पक्ष के अन्य अंगों व क्रियाकलापों के वर्णन में भी जायसी ने असंयम से काम लिया है। उसके फलस्वरूप उनके संयोग वर्णन अत्यंत स्थूल, शिथिल और अश्लील हो गए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला कथन है, मनोभावों का चित्रण तो वे बड़ी कुशलता से कर लेते हैं, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पात्रों की व्यक्तिगत विशिष्टता और विलक्षणता प्रकट करने में वे सफल नहीं हो सके हैं। उनका आदर्श चित्रण एक देशीय है, रत्नसेन प्रेमी का आदर्श है और नागमती पतिव्रता का, किंतु जीवन की बहुमुखी परिस्थितियों के पड़ने पर इनका कौन सा रूप निखरेगा यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंधात्मक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप जायसी में बहुत मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक शिष्ट में संक्रमण का साध्य है। यह संक्रमण रचना के हर महत्वपूर्ण पक्ष में देखा जा सकता है, पर लोक परंपरा से जुड़ने की एक विडंबना भी देखी जा सकती है कि पद्मावत का पाठ क्षेत्र अपेक्षातया सीमित रहा है। बोली शैली की दृष्टि से यह जितना ठेठ है, इसकी पहुंच उतनी ही कम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार सागर की कुछ लहरें सागर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उसी प्रकार जायसी का पद्मावत रहस्यवादी काव्य नहीं कहा जा सकता। हम उसे सरलताओं से लौकिक प्रेम गाथा का रूप दे सकते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ का यह कथन है। अगला कथन है, काव्य के अंत में तन चित उर मन राउर कीना का जो संकेत है वह मूल ग्रंथ का नहीं है। पद्मावत की प्राचीन प्रतियों से यह बात सिद्ध हो चुकी है। इसीलिए जो लोग पद पद पर पद्मावत में रूपक निर्वाह की बात सोचते हैं वे गलती करते हैं। पद्मावत का कवि रूपक निर्वाह के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन है, परोक्ष सत्ता की ओर संकेत करने का उत्साह जायसी में इतना अधिक है कि मानो वे ऐसे प्रसंगों को खोजते फिरते हैं जिससे परोक्ष सत्ता की ओर इशारे करने का मौका मिलता रहे। ऐसा मौका बाह्य चित्रण में अधिक मिलता है, जैसे सिंहलगढ़, उसके बगीचे, मानसरोवर, पद्मावती का बाह्य रूप आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन है, सिंघल द्वीप का प्रेम मानवीय धरातल पर नहीं है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है या तत्ववाद के धरातल पर। डॉक्टर बच्चन सिंह। वे व्यक्तिगत साधना वाले वैरागी नहीं हैं, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। धर्म से परे मानवीय समता और प्रेम की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था।
इसे जायसी ने पूरा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह। पद्मावत की प्रबंध संरचना अन्य प्रेम कहानक काव्यों से उनके अर्थों में भिन्न है। दूसरे प्रेम कहानकों में सामान्यतः प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद आख्यान समाप्त हो जाते हैं, किंतु पद्मावत की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। इसका समापन एक प्रकार की त्रासदी और रचनात्मक मृत्युबोध में होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह। जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है, यह मृत्युबोध तक ले जाने का मार्ग है। सिंघल की फैंटासी और चित्तौड़ दिल्ली युद्ध, जिसे हिंदू तुर्क युद्ध भी कहा गया है, वहीं पहुंचता है। पद्मावत का कार्य इस कथन में है, छार उठाए लीनह एक मुट्ठी, दीनहि उड़ाए परी मीठी झूठी। डॉक्टर बच्चन सिंह। 26वां कथन है, पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 27वां है, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है। डॉक्टर बच्चन सिंह। यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला कथन है, पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। जायसी के संबंध में जितने भी कथन थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं और सारे ही कथन मोस्ट हैं। अब देख लेते हैं पद्मावत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पद्मावत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। पद्मावत की भाषा ठेठ या ग्रामीण अवधि है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। पद्मावत में 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह से शुरू होता है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, नागमती वियोग खंड से यह पंक्तियां हैं। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। पद्मावत में शाह वक्त के रूप में शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, चारिहु खंड तपे जस भानु। हमने जायसी को कंप्लीट कर लिया है और अब चलते हैं आगे। यहाँ पर संपूर्ण सूफी काव्य की कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिनको काल क्रमानुसार मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर इनकी भाषा है, इसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, यह सब है। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हंसावली, असाइद की रचना है 1370 ईस्वी में, राजस्थानी हिंदी। इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी है। नायक हैं इसके राजकुमार, नायिका है हंसावली। अब देखते हैं चंदायन को। चंदायन को चांदायन लोर कहा, लोर कथा भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। 1379 ईस्वी की रचना है। नायक हैं लोरिक देव, नायिका है चंदा और इसकी भाषा है अवधी। आगे है लखम सेन, पद्मावती कथा, दामोदर कवि की रचना है। 1459 ईस्वी की रचना है। नायक है लक्ष्मण सेन, नायिका है पद्मावती और भाषा है राजस्थानी। धोला मारूरा दुहा, कल्लोल की रचना है 1473 ईस्वी की। नायक हैं ढोला, जिन्हें सालेह कुमार के नाम से भी जाना जाता है। नायिका है मारवनी, सह नायिका है मालवनी, भाषा है राजस्थानी। संकलन करता है कुशल लाभ 1561। फिर है सत्यवती कथा, ईश्वर दास की 1501 ईस्वी। नायक है ऋतुपर्ण, नायिका है सत्यवती, भाषा है अवधी। आगे है मृगावती, कुतुबन की रचना है 1503 ईस्वी में। नायक है राजकुमार, नायिका है मृगावती और भाषा है अवधी। फिर है माधवा नल कामकंदला, गणपति की रचना है 1527 ईस्वी में। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला, भाषा है राजस्थानी।
फिर है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है 1540 ईस्वी में। नायक है रत्न सेन, नायिका है पद्मावती, भाषा है ठेठ या ग्रामीण अवधी। फिर है मधुमालती, मंझन की रचना है 1545 ईस्वी में। नायक है मनोहर, नायिका है मधुमालती, भाषा है अवधी। फिर है माधवानल कामकंदला चौपाई, कुशल लाभ की रचना है 1556 ईस्वी में। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला और भाषा है राजस्थानी। फिर है रूप मंजरी, नंददास की रचना है 1568 ईस्वी में। नायक है कृष्ण, नायिका है रूप मंजरी और भाषा है ब्रज। फिर है माधवानल कामकंदला, आलम की रचना है 1584 ईस्वी। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला, भाषा है अवधी। फिर है चित्रावली, उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी में। नायक है सुजान, नायिका है चित्रावली और भाषा है अवधी। फिर है रस रतन, पुहकर की रचना है 1618 ईस्वी। नायक है सोम, नायिका है रंभा और भाषा है अवधी। फिर है ज्ञानदीप, शेख नबी की रचना है 1619 ईस्वी में। नायक है राजा ज्ञानदीप, नायिका है देवजानी या देवयानी और भाषा है अवधी। फिर है पुष्पावती, दुखहरण दास की रचना है 1699 ईस्वी। नायिका है पुष्पावती, भाषा है अवधी। हंस जवाहिर, कासिम साह की रचना है 1731 ईस्वी, भाषा है अवधी। फिर है माधवानल कामकंदला चरित, विरह वारिश, बोधा की रचना है 1752 ईस्वी में। नायक माधव है, नायिका है कामकंदला और भाषा है ब्रज। फिर है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है 1744 ईस्वी में, भाषा है अवधी। अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद की रचना है 1764 ईस्वी में। नायक है अंतःकरण, नायिका है सर्वमंगला, भाषा है अवधी। फिर है यूसुफ जुलेखा, शेख निसार की रचना है 1790 ईस्वी। नायक है यूसुफ, नायिका है जुलेखा, भाषा है अवधी। फिर है मधुमालती, चतुर्भुज दास कायस्थ की रचना है 1780 ईस्वी, भाषा है अवधी। प्रेम चिंगारी, नजफ अली की रचना है 1809 ईस्वी, भाषा है अवधी। भाषा प्रेम रस, शेख रहीम की रचना है 1915 ईस्वी, भाषा है अवधी। प्रेम दर्पण, नसीम 1917 ईस्वी की रचना है और भाषा है अवधी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किसमें हुआ है? मृगावती में, मधुमालती में, इंद्रावती में, सत्यवती कथा में, हंसावली में, चंदायन में, माधवानल कामकंदला में, जो कि आलम की रचना है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है पद्मावत में और चित्रावली में। 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है यूसुफ जुलेखा में। ऐसी रचना जिसमें चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग हुआ है तो वो है अनुराग बासुरी। और फिर है ऐसी रचना जिसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन मिलता है, वो है चित्रावली। जिस रचना की भाषा सबसे ज्यादा संस्कृत निष्ठ है वो है अनुराग बासुरी। सूफी रचनाओं की समाप्ति किससे होती है? इंद्रावती से। प्रेम ख्यालों की समाप्ति होती है अनुराग बासुरी से। तो यहाँ पर हमने निर्गुण काव्य धारा की दोनों शाखाओं को कंप्लीटली देख लिया है, संत काव्य धारा को भी और सूफी काव्य धारा को भी। और इससे अगली वीडियो से हम देखेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा को। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छी तैयारी कर पाएंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वैसे तो मेरे नोट्स में कुछ छूटा नहीं है, बहुत डीपली है नोट्स, आपको पढ़कर पता लग भी रहा होगा। मैं तो रिवीजन कर रही हूँ। अगर आप इस रिवीजन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास से हम देखेंगे सगुण काव्य धारा को।